मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मध्य प्रदेश में सिवनी और खंडवा में जनसभाएं। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। दिल्ली में दमघोंटू धुंध का कहर जारी। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है गंभीर। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षा लेने का विकल्प। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 150 के पार। गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर इजरायल के कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। वहीं अमेरिका ने गाजा में मानवीय युद्ध विराम की बात दोहराई, लेकिन कहा युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने में मिलेगी मदद। और क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा ये मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात मिजोरम विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार आज का अंतिम दिन। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार और जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री की आज राज्य में 2 चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा सिवनी में, जबकि दूसरी जनसभा खंडवा में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले चरण के चुनाव प्रचार को लेकर आज अंतिम दिन। पहले चरण की चुनावी प्रचार प्रसार के थमने से पहले आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे। ये जनसभाएं गौरेला, पेंड्रा, मारवही जिले के कोटा विधानसभा और बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीट और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले बीती 16 सितंबर को अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर और अररिया में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाजपा के मीडिया सेंटर में। आइए सीधे चलते हैं। थोड़ा सा कम करेंगे, इससे अगले आ जाए। पहली पे आगे पहली गारंटी यहीं पे रोकिए 1 मिनट। ये इनकी गारंटियां अब इस पे अगले पे आ जाएंगे आगे। अब झूठी गारंटी नंबर 1,
कांग्रेस ने वायदा किया था कि महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपये प्रति महीना देंगे। 22,50,000 से ज़्यादा महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं जो पिछले 10 महीनों से इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनके खाते में 1500 रुपये आएगा। कांग्रेस ने कहा था पहली कैबिनेट में पहला निर्णय होगा और 1500 रुपये उनके खाते में आएंगे। नहीं आए, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। अगला फिर कहा था कि 67,000 पद खाली है और 33,000 पद और हम भरेंगे और 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख छोड़िए साहब, 1,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। आगे कांग्रेस के नेताओं ने किसानों, बागवानों से क्या वायदा किया था? हिमाचल में कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे, हिमाचल में मिल नहीं रहे। ना गोबर 2 रुपए किलो खरीदा, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा है। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी तीसरी भी फेल। फिर चौथा, कांग्रेस ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे देनी तो क्या थी? जो पूर्व की भाजपा की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी थी, अब उसके भी बिल बढ़ा चढ़ाकर हिमाचल में आ रहे हैं। तो कांग्रेस की चौथी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल। जिनकी खुद नहीं कोई गारंटी, वो गारंटियों का पुलंदा लिए घूम रहे मेरे भाई और बहनों बाकी राज्यों में। अब देखिए यहां पर 5वीं गारंटी उन्होंने कहा था 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड का देंगे। 680 तो छोड़िए, 60 करोड़ भी मिल जाते तो बड़ी बात थी। युवाओं को छला भी और सड़क पे छोड़ा भी। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी नंबर 5 भी फेल। अब बागवानों की बात मैं अगर करूं तो बागवानों से कहा था कि आपके सेब की कीमत, फलों की कीमत आप खुद तय करेंगे। और आपने वीडियो वायरल होते देखे होंगे कि बागवानों को अपनी फसल नालों में, नदियों में फेंकनी पड़ी और किस तरह से उन्होंने अपनी कांग्रेस की सरकार को कोसा। तो कांग्रेस की छठी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल। और 48% से ज़्यादा सामान जो लोकल मंडी में नहीं, ना ही उन्होंने स्वयं कीमतें तय की, वो प्रदेश के बाहर उनको स्वयं ढोकर ले जाना पड़ा। आगे गारंटी नंबर 7, ये कहा था मोबाइल क्लिनिक से हम हर गांव में मुफ्त इलाज की गारंटी देंगे। अरे हर इलाज को तो छोड़िए, इनके अपने राज्य से बाहर जाके इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थान बंद कर दिए गए, जो हमारे समय खोले गए थे उनको भी बंद कर दिया। नया देना तो दूर, गारंटी पूरी करनी तो दूर, यहाँ तो पहले वाली संस्थाओं को भी बंद कर दिया। स्वास्थ्य की हालत खराब है, हाँफ रहा है स्वास्थ्य विभाग। तो कांग्रेस की गारंटी नंबर 7 भी फेल, कांग्रेस भी फेल। मेरे भाई और बहनों, ये मैं कहना चाहता हूँ, झूठे दावे, झूठे वादे कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। और मैं कांग्रेस के नहीं, नेक इरादों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटी। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठग कर सत्ता में आई है और इनकी गारंटियां पूरी तरह से फेल होती आपके सबके सामने आई है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे और मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान। झूठी गारंटियों का पहन के चोला फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। और कांग्रेस हाईकमान के श्रीमान राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ। हुआ क्या? गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3,016 रुपये देंगे, गारंटी फेल, वहाँ पे भी। हर राज्य में इनकी गारंटियाँ फेल। यहाँ पर भी जो बाकी गारंटियाँ दी थी, चाहे खरीद की हो,
या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपये का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। तो आप सुन रहे थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री को, जो कि भोपाल में जो भाजपा का मीडिया सेंटर है वहां से कांग्रेस पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर उन्होंने 7 ऐसी गारंटियां गिनवाई कांग्रेस द्वारा जिन्हें पूरा नहीं किया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से सिवाय लूट और पाखंड के कांग्रेस कुछ नहीं करती। बढ़ते आगे और बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली है, और कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आज आखिरी दिन है, और इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की, पूरे विधि विधान के साथ। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई दी। और बात दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत इतनी खराब है कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अगले 3-4 दिनों तक कोई राहत मिलने की आशंका नहीं है। वहीं प्रदूषण और गंभीर होने के आसार नजर आ रहे हैं। अभी दिल्ली में वायु प्रदूषण AQI 453 मापा गया। वहीं दिल्ली से लगे गाजियाबाद में 420, फरीदाबाद में 466, नोएडा में 418 और गुड़गांव में 407 AQI दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। भारत सेना और मलेशिया सेना के बीच जारी संयुक्त गुरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का समापन हो गया। युद्ध सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में 23 अक्टूबर को शुरू हुआ। इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत करने, दोनों देशों की सेनाओं के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को एक श्रृंखला के रूप में कवर किया। इस श्रृंखला के तहत सामरिक अभ्यास, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन और हेलीकॉप्टर जैसी जो आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं उनके उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभ्यास में मलेशिया की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिकों और राजपूत रेजिमेंट के भारतीय कर्मियों ने एक दूसरे का सहयोग किया। हमारे नेपाल से, जहां शुक्रवार रात आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 150 के पार हो गई। नेपाल में भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। भूकंप की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। कई गाँव मलबे में तब्दील हो गए। बात क्रिकेट की। वनडे विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगी। जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम की नज़र टूर्नामेंट में लगातार 8वीं जीत पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। देखिए रिपोर्ट। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम रविवार को आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है।
इस विश्व कप में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार 7 मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। अगर इस महामुकाबले की बात करें तो इस एल क्लासिको ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम ला लीगा की पॉइंट्स टेबल पे अगर कभी नज़र डालें, नज़र दौड़ाएं, तो जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना डोमिनेट करते थे यूरोपियन फुटबॉल में, तो हमेशा ये दो टीमें शीर्ष पर नज़र आती थी। और यहाँ भी साउथ अफ्रीका और भारत जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है वो दोनों शीर्ष पर हैं। और अगर गेम की बात करें तो यहाँ पर भारत हम कह सकते हैं कि एक बार्सिलोना की तरह खेल रहा है। बार्सिलोना जो कि बहुत ही टेक्निकल फुटबॉल खेलती थी, टिकी टाका के नाम से उसको जाना जाता था, जिससे उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट किया। वही भारतीय टीम एक टेक्निकल क्रिकेट खेल के सभी टीमों को परास्त कर रही है। और रियल मैड्रिड की तरह जो है साउथ अफ्रीका वो खेल रही है। साउथ अफ्रीका जिस तरह से अपने विपक्षियों को ढेर कर रही है, उनका मुकाबला देखें तो 7 में से 5 मुकाबले में उन्होंने 300 प्लस स्कोर लगाया है। तो रियल मैड्रिड भी जब भी अपनी टीमों को हराती थी एक बड़े अंतराल से हराती थी। दक्षिण अफ्रीकी टीम का इस विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। ये टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के मिशन पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अंक तालिका की बात करें तो ये टीम पहले पायदान पर स्थित भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 50 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि भारत को 37 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक 5 बार आमना सामना हुआ है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका ने 3 और भारत ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं। भारत इस मैच को जीतकर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगा, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने पर होंगी। क्रिकेट के इस महामुकाबले में 2 दिग्गज टीमें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें काफी बैलेंस नजर आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बैटिंग से सबका दिल जीता, तो भारतीय गेंदबाजी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे है। जिस तरह से सियाज, बुमराह और शमी ने बॉलिंग की है, किसी भी विपक्षी टीम के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके पास क्विंटन डिकॉक और क्लासन जैसे बैट्समैन हैं। और यह मुकाबला सिर्फ एक टॉप ऑफ द टेबल बैटल न होकर एक सुप्रीमेसी, विश्व क्रिकेट में कौन श्रेष्ठ है, उस मायने से काफी अहम है। कैमरा पर्सन सेंथिल कुमार के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, कोलकाता। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में सागर भार्गव ने हरियाणा के अपने साथी और पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा विजेता को पछाड़ दिया और शूट ऑफ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं सरबजोत सिंह ने रजत पदक जीता। सर्विसेज के सुभाष सुहाग ने कांस्य पर अपना कब्जा जमाया। विजेताओं से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। आइए सुनते हैं। तो नेशनल गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल के चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शानदार मुकाबला खेला। शुरुआत करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट से। कितना इंपॉर्टेंट था ये मैच और एकदम नेक टू नेक फाइट हो रहा था सरबजोत के साथ। कैसे एंजॉय कर रहे थे, इतना हूटिंग चला था, शाउटिंग हो रहा? अच्छा लग रहा था खेल के। दोनों अच्छे पुराने दोस्त हैं और फाइट करके भी अच्छा मज़ा आ रहा था। खेल ही लग रहा था कि अच्छा, मोटिवेशन भी थी, मज़ा भी था, सारी अच्छा लगा खेल के। के लिए आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, कितना बड़ा मूवमेंट है आपके लिए और किस तरह से देखते हैं नेशनल गेम्स में अभी सब प्रिपरेशन चल रहा है? काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जब इंडिया का कोटा आया एयर पिस्टल में, एंड इट्स अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं कर पाऊंगा वहाँ पे जाके। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। आप सर्विसेज से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आज का ये इवेंट जो आपको मिला मेडल? कहाँ थोड़ा सा चूक हुआ? सर देखो, गेम है तो गेम में अप डाउन शो चलता रहता है, बट सर हम गेम में एक साथ खेलते हैं तो बस एक तरह से भाईचारा बनता है। बाकी सर बहुत अच्छा कि रहा कंपटीशन सर, और बहुत टफ था। अच्छा भी कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। श्रीचेज हर बार नेशनल गेम्स में टॉप करती है और इस बार भी लीड कर रही है, तो सर ये बहुत अच्छी बात है। और मैं श्रीचेज के लिए मेडल जीत पाए, बड़ी बात है सर। बाकी जो साथ वाले शूटर हैं तो इनके साथ में कम्पीट करने का अच्छा मौका मिला,
और मज़ा आया सर, बिल्कुल एंजॉय किया कंपटीशन को अच्छे से। बिल्कुल एंजॉय किया। यहाँ पर एनसीए के भी कोच हैं और ज्यूरी मेंबर भी हैं। दीपक दुबे साहब, अभी आप थे कोरिया में, वहाँ से सीधे आए नेशनल गेम्स देखा, कितना बदला हुआ दिख रहा है आपको नेशनल गेम्स में? ये सारा पोटेंशियल टैलेंट जो है कोटा प्लेयर्स खेल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी खेलेंगे। दरअसल जो हम इंटरनेशनल फोरम देखते हैं, आज सरकार की यही मुहिम है कि वो हमारे खिलाड़ियों को एक ग्रास रूट पे दिया जाए। जैसे खेलो इंडिया का कंपटीशन होता है, आज नेशनल गेम्स कंपटीशन होता है, इसी कंपटीशन को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर देखते हैं। मैं यही कहूँगा जो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करी जा रही है और जिस तरीके से अवेयरनेस हो रहा है स्पोर्ट्स को लेके और खेलो इंडिया को लेके, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि पूरे गोवा प्रदेश के लिए अच्छे अवसर की बात है। लगातार पीएम भी एड्रेस कर रहे हैं, अभी पैरा एथलीट से मिले, उससे पहले भी एथलीट से मिले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबकी नजर है इन खिलाड़ियों पर। जी बिल्कुल, जब खिलाड़ी के मन में ये भाव उत्पन्न होंगे कि मैं हमारे जो शीर्ष का नेतृत्व है उनसे हम मिल रहे हैं, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका एक ही मोटिव है कि इस कंट्री को देश का प्रथम स्पोर्टिव कल्चर डेवलप करना है, और उस हिसाब से खिलाड़ी के मन में अंदर से एक आत्मबल बढ़ता है। तो ये थे कोच, इनके चैंपियंस यहाँ पर, जिनके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं क्योंकि कोटा मिला है और कुछ का अभी वेट है जिनको कोटा मिलना बाकी है, लेकिन यहाँ से इनके लिए जिम्मेदारियां जरूर बढ़ गई हैं। कैमरा गौर के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी देश की आज़ादी के लिए लड़े, उन वीरों को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस कड़ी में आज पेश है उरांव समुदाय के वीर पुरुष जतरा उरांव की कहानी, जिन्होंने समाज सुधार के साथ ही आदिवासी आंदोलन को नया मार्ग दिखाया। पेश है रिपोर्ट। स्वाधीन रहने की छटपटाहट ने कई बार जनजातियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद फूंकने के लिए बाध्य किया था, जिसमें अनेक वीरों ने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। उन्हीं में से एक थे जतरा उरांव, जिन्होंने अंग्रेज़ों के शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासियों में नई चेतना जगाई। जतरा उरांव का जन्म तत्कालीन बिहार के गुमला जिले के चिंगरी नवाटोली में सितंबर 1888 में हुआ था। पिता कोडल उरांव और लिबरी देवी की छत्रछाया में जतरा उरांव का बचपन साधारण ढंग से बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही अपने हम उम्र के बच्चों से इनका स्वभाव अलग था। जिस उम्र में लोग स्कूल पढ़ने जाया करते थे, तब जतरा भगत तंत्र मंत्र सीखने के लिए हेसराग गांव जाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन पक्षी का अंडा उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े तो अंडा फूट गया, जिसमें भ्रूण दिखाई दिया। उस दिन से उन्होंने जीव हत्या नहीं करने का संकल्प ले लिया। अप्रैल 1914 में एक दिन जब जतरा तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में स्नान कर रहे थे तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बिरसा मुंडा की राह पर चलते हुए जतरा उरांव ने वैष्णव विचारधारा के तहत समाज सुधार कर आदिवासियों को कुरीतियों से बचाया। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन छोड़कर सात्विक जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन शैली का सूत्रपात किया। उन्होंने लोगों को पूजा पाठ करने, गौ सेवा करने, जीव हत्या न कर सभी से प्रेम करने का उपदेश देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जतरा उरांव लोगों के बीच जतरा भगत के नाम से मशहूर हो गए और उनके पंथ का नाम टाना पड़ा और उन्हें मानने वाले लोग टाना भगत कहलाए। जतरा भगत के प्रवचनों से लोग अंग्रेजी सेना के खिलाफ एकजुट होने लगे। विरोध की शुरुआत में टाना भक्तों ने अंग्रेज़ों को मालगुजारी, चौकीदार टैक्स देना बंद कर दिया। उन्होंने मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया। उन्होंने लाठी डंडे से चोट तो नहीं की, लेकिन अपने साहस के दम पर मिशनरियों को आदिवासी इलाकों से बाहर कर दिया। देखते ही देखते जतरा उरांव ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। ब्रिटिश सरकार ने 1916 में जतरा भगत पर उत्तेजक विचारों के प्रचार का अभियोग लगाकर उनको और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां जतरा उरांव को बहुत प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना से जतरा उरांव कमज़ोर हो गए और जेल से बाहर आने के 2-3 महीने के अंदर ही 28 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जतरा उरांव की असमय मृत्यु से टाना भगत समुदाय बहुत दुखी हुआ।
इतिहासकार के.पी. मुंडा लिखते हैं कि जतरा भगत के शहीद होने के बाद आंदोलन कुछ दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन ये वो समय था जब जतरा भगत के संदेश को उनके अनुयायियों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी से, जो महाराज हैं, उनसे मुलाकात की है। जैन समुदाय के प्रमुख संत गुरुवर माने जाते हैं जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। उससे पहले वहाँ जो स्कूली बच्चियाँ हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम और ख़ास तौर पर मुनि विद्यासागर जी से उन्होंने मुलाकात की है। जब हम बात करते हैं कि प्रख्यात दिगंबर जैन के आचार्य हैं, जैन धर्म के तपस्वी, अहिंसा, करुणा और दया के प्रणेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और यहाँ जो तमाम साध्वियाँ हैं उनके आश्रम में, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, जैन धर्म के प्रमुख जो आचार्य हैं मुनि विद्यासागर जी, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। जैन धर्म सहिष्णुता, साथ ही साथ अहिंसा और प्रेम और करुणा के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। आज की ये मुलाकात बेहद खास। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी प्रधानमंत्री ने जैन मंदिर जैन मंदिर है, वहाँ पहुँचकर अभी स्वामी जी से मुलाकात की और उनसे उन्होंने कुछ देर तक बात भी की है। और उस बात में उन्होंने उनसे मेडिटेशन के बारे में, उनके आध्यात्म के बारे में जानकारी ली और उनसे इस संबंध में बातचीत की। ये जो मंदिर है, ये जैन जो धर्मावलंबियों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ का मंदिर है, दूर दूर से यहाँ पे जो लोग हैं वो मंदिर के दर्शन करने आते हैं, यहाँ पर आते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो विद्यासागर जी महाराज जो हैं, उनका दर्शन भी पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्मावलंबियों का, खास करके जो दिगंबर जो धर्मावलंबी लोग हैं उनका ये प्रसिद्ध मंदिर है। और आज इसी छत्तीसगढ़ यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा में मंदिर जैन तीर्थ स्थल पहुंचे और उन्होंने महाराज जी से मुलाकात की, योग के बारे में जानकारी ली, मेडिटेशन के बारे में जानकारी ली। और जो महाराज जी का व्यक्तित्व, आध्यात्मिक जो व्यक्तित्व रहा है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व उनका बिल्कुल मुखर रहा है। हालांकि उनके बारे में ऐसा बताया गया कि उनका जन्म भले ही कर्नाटक में हुआ था, लेकिन वो काफी लंबे समय से यहाँ हैं। और उन्होंने यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में उन्होंने मॉन्क भी लिखा है। बहुत सारे उनके जो बहुत सारे एपिसोड उन्होंने लिखा है, खुद लिखा है धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री उनसे मिलकर उन्हें खुशी हुई महाराज जी के बारे में जानकर, और इसलिए यहाँ आज वो अपनी यात्रा के क्रम में आए और यहाँ आकर उन्होंने महाराज जी से मुलाकात की। जी। और आचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि वो दिगंबर सरोवर के राजहंस हैं। मन की कोमल मन के साथ मुस्कुराना और शिष्यों में ज्ञान संवर्धन करना के अभूतपूर्व सामर्थ्य उनमें है। और साथ ही साथ वो एक सुकोमल छवि के मालिक तो हैं ही, साथ ही चुंबकीय व्यक्तित्व के भी धनी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो उनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं, उनकी छवि का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो उनका व्यक्तित्व है बिल्कुल निराला व्यक्तित्व है। हालांकि उनकी उम्र काफी है, उसके बावजूद भी वो लोगों से आम जो श्रद्धालु से मिलने के लिए तैयार होते हैं। विद्यासागर जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो
की जो रचनाएं हैं वो रचना आसपास के लोग यहाँ खास करके यहाँ की जो जैन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके बीच में ये प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ जबकि प्रधानमंत्री पहुंचे तो इस पूरे इलाके को एक तरह से कहें कि छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि उसके बावजूद भी काफी संख्या में जो श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में रहे और न केवल महाराज जी के दर्शन उन्होंने किए बल्कि उन्होंने मंत्री की भी झलक पाने के लिए काफी संख्या में सुबह से लोग यहाँ पहुंचे हो। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा धीरज, तमाम आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे और ज्ञान की प्राप्ति के रथ पर सवार होकर जिस तरह से मुनिराज लगातार धर्म, सहिष्णुता, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया भाव का संदेश देते हुए उनसे प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।